हम लोग अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो साउंड वेव आप तक पहुँच रही है। कौन सी वेव पहुँच रही है? साउंड। क्या जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ ठीक उसी टाइम पे आपके पास आवाज़ पहुँच रही है? ऐसा नहीं है, थोड़े से पॉज के बाद वो आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है, क्योंकि साउंड को भी कुछ टाइम लगता है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अब ये जो टाइम होता है ये स्पीड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। तो सबसे पहली बार न्यूटन ने साउंड की स्पीड एयर में कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर किसने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी? न्यूटन ने। देखो जो जैसे मान लो हम साउंड की स्पीड निकालें तो सबसे पहले ना ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम लोग बेसिक फॉर्मूले पढ़ते हैं वेव की वेलोसिटी के, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि साउंड वेव है कौन सी। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और इसलिए इसमें जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव वाला करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए अलग फॉर्मूला यूज़ होता है और ट्रांसवर्सल वेव के लिए अलग फॉर्मूला यूज़ होता है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव वाला। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, अंक बताओ। अंडर रूट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम। फिर हमने इसमें ये बताया था कि देखो ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इसमें भी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये डिपेंड करता है सॉलिड है या फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस। अगर जो हमारी वेव है वो किसी सॉलिड या बार रॉड से जा रही है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह हम यंग्स मॉडुलस लेते हैं। क्या लेते हैं? यंग्स मॉडुलस। जैसे अगर पटरी में साउंड की स्पीड निकालनी हो तो ई की जगह क्या लेंगे? यहाँ वाई लेंगे। बट अभी हम लोग पटरी में साउंड की स्पीड निकाल रहे हैं, एयर में निकाल रहे हैं। एयर में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साउंड किस मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही है आपके कानों तक? एयर में। एयर हवा के थ्रू ट्रैवल कर रही है। तो साउंड एक मतलब एयर है बेसिकली। एयर क्या है? फ्लूइड है, गैस है। तो गैस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बल्क मॉडुलस यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब यहाँ पर? V = अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। अब आपको ये चीज़ समझ में आई? सबसे बेसिक चीज़ समझ में आ गई आपको? देखो जी ध्यान रखना, जैसे हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है तो हम साउंड की स्पीड अगर एयर में निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए होता है। साउंड कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती है। दूसरी बात ये कि यहाँ बल्क मॉडुलस इस वजह से आया है क्योंकि जो फ्लूइड्स हैं, जो कि हमारे लिक्विड और गैसेस हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? बल्क मॉडुलस। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो बच्चे ये फॉर्मूला हमारे पास है तो इसका मतलब कि हम बल्क मॉडुलस और डेंसिटी ऑफ एयर पुट कर दें। क्या पुट कर दें? बल्क मॉडुलस और डेंसिटी ऑफ एयर, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। डेंसिटी ऑफ एयर क्यों कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि एयर में ट्रेवल कर रहा है। जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है साउंड उसकी डेंसिटी हम लेते हैं। अब बल्क मॉडुलस यहाँ क्या काम कर रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लो आपके कानों तक ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उस आवाज़ के पीछे ये है कि जो पार्टिकल है वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन मतलब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसा प्रोसेस होता है। कंप्रेशन हो रही है, रेयर फ्रैक्शन हो रही है, और इस प्रोसेस के थ्रू जो पार्टिकल्स हैं जो बीच में एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं? एक से आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड कर रहे हैं एनर्जी को। अब ये एनर्जी फॉरवर्ड हो रही है, हमको पता है ये एनर्जी क्या हो रही है? फॉरवर्ड हो रही है। बट अब बल्क मॉडुलस की जब बारे में बात करते हैं तो बल्क मॉडुलस होता क्या है? किसके बारे में बात करता है? थोड़ा सा याद करते हैं बच्चों। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई सा भी निकालो, वो क्या होता था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता था। याद करो बच्चे। और बल्क मॉडुलस बेसिकली बल्क मॉडुलस के अंदर हम स्फेरिकल बॉडीज़ के बारे में बात करते थे, या स्फेरिकल के बारे में ना भी बात करें तो ऐसी बॉडीज़ के बारे में बात करते थे जो कंप्रेशन, जिस पर हम कंप्रेशन कर सकते हैं, बेसिकली कंप्रेस्ड बॉडी। जैसे हमने, शायद आपको याद भी होगा, हमने बल्क मॉडुलस के जब न्यूमेरिकल किए थे, जैसे बल्क मॉडुलस क्या था? स्ट्रेस की जगह क्या आ गया था? डेल्टा पी प्रेशर, और स्ट्रेन की जगह क्या आ गया था? डेल्टा वी बाय वी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया था। तो बल्क मॉडुलस में हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने अपने उसमें बताया था कि अगर जैसे पानी भी है, समुद्र में काफ़ी नीचे गहराई पे होता है तो वो पानी भी क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि पानी क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड भी क्या हो जाता है? कंप्रेस। और कितना लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा ये डिपेंड करता है कि लिक्विड का बल्क मॉडुलस क्या है। समझ में आ रहा है बच्चों? कंप्रेशन वगैरह की बात करते हैं तो कंप्रेशन वगैरह है तो बल्क मॉडुलस है। अब जैसे कई बच्चों को डाउट होता है कि साउंड से बल्क मॉडुलस का क्या रिलेशन है। देखो बच्चों होता क्या है कि जब साउंड ट्रेवल कर रही है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, और कंप्रेशन जहाँ होगा तो वहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो होगी ही होगी। जहाँ भी कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? कंप्रेशन, प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन हो रहा है, वहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी ही होगी।
अब देखो अच्छा, यहाँ पर जब हम इसे आगे स्टडी करते हैं तो ना थोड़ा सा अजीब सिनेरियो होता है कि कंप्रेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए जो एयर है इसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन हो रहा है, तो कंप्रेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं। किसी आप गैस को कंप्रेस करो वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। हमने थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, क्या बताया था? अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक के प्रोसेस होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कंप्रेस करना है गैस को, तो जैसे आप कंप्रेशन कर सकते हो तो आपको आइसोथर्मल कंप्रेशन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? आपने किसी चीज को कंप्रेस किया और टेम्परेचर क्या रहा? कांस्टेंट रहा। इसे कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो हुआ ये कि न्यूटन ने ये समझा कि जब जैसे साउंड ट्रेवल करती है, तो साउंड ट्रेवल जब कर रही है ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो ये जो कंप्रेशन का प्रोसेस होता होगा, जिसमें जैसे मॉलिक्यूल कंप्रेस होते हैं फिर रेयरफेक्शन होते हैं, ये जो कंप्रेशन का प्रोसेस होता होगा ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होता होगा। क्या होता होगा? आइसोथर्मल। अब उसने आइसोथर्मल कंप्रेशन क्यों समझा बताते हैं। उसने ये समझा कि देखो ये जो टेम्परेचर है रूम का क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब कंप्रेशन जब होता होगा टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि रूम का टेम्परेचर क्या है? सेम है। क्या आपको दिखता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ रूम के बीच में कुछ टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो उसने माना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जो हम आपस में जब बात करते हैं तो जब साउंड वेव ट्रेवल करती है, जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है, ये जो कंप्रेशन होती है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है। गैसेस की कंप्रेशन हो रही है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे कंप्रेस हो रहे हैं। कंप्रेशन हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन माना, तो फिर उसने इसको आगे डिराइव किया आइसोथर्मल कंप्रेशन मान के। अब आप कहोगे सर इसका आगे कैसे डिराइव किया? देखो होता क्या है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालनी पड़ती है कंप्रेशन के हिसाब से, किस टाइप का कंप्रेशन हो रहा है। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी का जो प्रोडक्ट होता है कॉन्स्टेंट। अगर इसको चेंज की फॉर्म में लिखूं, मतलब चेंज मतलब डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 0। देखो यार इसको ऐसे लिखो या डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखो, बात बराबर है। हमने आपको चेंज का फॉर्मूला बताया था जब हमने आपको एरर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एरर। तो भी ऐसा फॉर्मूला बताया था। चेंज पढ़ाया था तो भी ऐसा फॉर्मूला बताया था। तो देखो अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा पी बाई पी किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डेल्टा वी बाय वी के बराबर आ जाएगा। और अगर आप इसको रीअरेंज करो और अगर ऐसा बनाने की कोशिश करो, कैसा? ऐसा, मतलब v के साथ क्या कर लो? डेल्टा p, इसको ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इसको इंटरचेंज कर दो, ये ऊपर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? v डेल्टा p, और ये नीचे आ जाएगा माइनस डेल्टा v, किसके बराबर आ जाएगा? p के बराबर आ जाएगा। इसको रीअरेंज करें तो इसमें क्या है, अगर इसको कंपेयर कर दो, क्या करो? कंपेयर। तो कंपेरिजन के बाद अगर देखा जाए तो ये बराबर आ रहे हैं, मतलब बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ रहा है? प्रेशर के बराबर है। प्रेशर कौन सा? उस टाइम जो अभी रूम में जो प्रेशर है उसके बराबर है। इस टाइम पे जो रूम में प्रेशर है और बल्क मॉडुलस है बराबर है। अब आप कहोगे सर इसमें लॉजिकली हमको नहीं समझ में आ रहा। अभी आप लॉजिक पे क्यों ध्यान दे रहे हो? किस पे ध्यान दो? मैथमेटिक्स पे। फिजिक्स में सारे लॉजिक यूज नहीं होते हैं। फिजिक्स बहुत हद तक लॉजिकल है, बहुत हद तक क्या है? मैथमेटिकल भी है। मतलब सारी चीज़ें ये नहीं कि जब हमको समझ में आएंगी हमारे दिमाग में आएंगी। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ मैथमेटिकल बेसिस पे होती हैं। किस बेसिस पे होती हैं? मैथमेटिक्स। समझ में आया बच्चों? अब जैसे आप मान लो आपके मैथ्स की प्रॉब्लम में लिखा है एक आदमी को 200 तरबूज लेने हैं। अब वो तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी, कौन सा बंदा 200 तरबूज खरीदने जा रहा है? एक तरबूज खरीदना बड़ी बात हो जाती है बच्चे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ में लॉजिक मत ढूंढो, मैथमेटिक्स की फॉर्म में आप कर सकते हो उसको। ठीक है, इसके पीछे जो लॉजिक है उसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लो अगर न्यूटन ने इसकी वैल्यू पुट कर दी, जैसे मान लो v इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाय रो। प्रेशर कितना होता है रूम टेम्परेचर पे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.016 और डेंसिटी ऑफ एयर होता है 1.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अप्रॉक्सीमेटली एयर की डेंसिटी इतनी होती है। जब न्यूटन ने ये वैल्यू पुट की तो जो हमें आंसर मिला वो एक्चुअल में मिसमैच कर रहा था। क्या कर रहा था? मिसमैच। जब न्यूटन बड़ा हो गया परेशान, जो हमने आंसर निकाला था वो नहीं आया जो एक्चुअल में क्या है एक्सपेरिमेंटली आना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू अलग आती है। अगर हम लोग बात करें न्यूटन की, तो जो वैल्यू यहाँ से आई थी हमारे पास वो आई थी 280 मीटर पर सेकंड, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफर थी। हम एक्सपेरिमेंटली भी साउंड की स्पीड निकाल सकते हैं एक और मेथड वगैरह की हेल्प से, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में अपने। अब ये जो वैल्यू है एक्चुअल में डिफरेंट आ रही है, तो न्यूटन को समझ में नहीं आया कि उसकी गलती क्या थी। बट बाद में लैपलेस ने इसे करेक्शन किया, जिसे क्या बोलते हैं? लाप्लास करेक्शन। और लाप्लास ने जो करेक्शन किया उसने प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस माना। अब क्वेश्चन ये आता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों माना गया? इसका भी कॉन्सेप्ट तो सही था ही था।
बट देखो बच्चे हुआ क्या, न्यूटन एक चीज़ भूल गया, जो साउंड ट्रैवल करती है बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। क्या क्या ट्रैवल करती है? बहुत फास्ट। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हमने थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, मेरे वीडियो में होगा। देखो बच्चे, जैसे मान लो ये गैस सिलेंडर है हमारा, इसमें आपको कोई कहे कि गैस को कंप्रेस करो, तो कंप्रेस करने के दो तरीके हैं, स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट। देखो अगर मान लो आपको गैस को कंप्रेस करना है आइसोथर्मली, क्या करना है? आइसोथर्मली, तो आपको पक्का स्लो कंप्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्लो। कारण क्या है? कंप्रेशन करते वक्त हीट जनरेट होती है। क्या होती है? हीट। जब आप मॉलिक्यूल को एकदम से पास लाते हो, क्या करते हो? पास, तो हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। एकदम से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो बट अगर आप चाहते हो कि हीट प्रोड्यूस ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। अब आपको गैस को कंप्रेस करना है, मान लो आपको गैस को कंप्रेस करना है, और कैसे करना है? आइसोथर्मली। अब आइसोथर्मली कंप्रेस करोगे, आपने कंप्रेशन मतलब आपने वर्क किया। क्या किया? वर्क। और जैसे आप हीट देते हो तो हीट से इन दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, तो वर्क से भी इन दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। अब हीट दोगे, सॉरी वर्क करोगे, क्या करोगे? वर्क। तो हो सकता है उससे गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी, जो कि टेम्परेचर ही होती है बेसिकली, इंटरनल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर। अगर आप वर्क करोगे तो टेम्परेचर बढ़ने के चांस है। समझे? जैसे ऐसे मान लो एकदम से कंप्रेस किया तो गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट अगर स्लो करोगे ऐसे आराम से, तो जो टेम्परेचर अगर बढ़ भी रहा होगा वो सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसिपेट। फास्ट मशीन को रन करो तो मशीन क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। देखा होगा आपने। स्लो रन करेंगे तो वो हीट ट्रांसफर का टाइम उसको मिल जाता है। इंजन, कोई गाड़ी चलाओ, बहुत देर तक हाई स्पीड तक चलाते रहो, गाड़ी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। पता है आप लोगों को ये चीज़? और स्लो चलाओ या बाहर आउटसाइड टेम्परेचर का कम हो, हीट डिसिपेशन का टाइम मिले उसको, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये पता है आपको? ये पता है आपको इस चीज़ के बारे में कि अगर आप टेम्परेचर डिसिपेशन का टाइम दोगे तो हीट बाहर निकल जाएगी। अगर हीट बाहर निकल जाएगी तो टेम्परेचर क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। अगर मैं भागता ही रहूँ तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी से हीट निकलने का टाइम मैं उसको दे ही नहीं रहा हूँ भाई। कम से कम हीट डिसिपेशन का टाइम तो दूँ मैं इसको। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं? अगर आपको आइसोथर्मल कंप्रेशन करना है तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, ताकि कंप्रेशन के प्रोसेस में जो हीट जनरेट हो वो बाहर धीरे धीरे निकले। बाहर हीट निकलेगी तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा, और टेम्परेचर राइज नहीं होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? आइसोथर्मल। तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा, वरना टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब मेरे को भागना है और मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़े, तो फिर मैं क्या करूँगा बताओ? थोड़ा सा भागूँ या स्लो भागूँ? आराम से भागूँ जॉगिंग करते हुए, ताकि मेरा टेम्परेचर बढ़े नहीं। टेम्परेचर अगर थोड़ा बढ़ भी रहा हो तो हीट, उसको बॉडी से हीट बाहर निकलती रहे। अगर मैं बहुत फास्ट भागने लग जाऊँगा तो मेरी बॉडी में हीट बहुत जनरेट होगी और डिसिपेशन नहीं हो पाएगा। समझे इस बात से? मतलब बॉडी गर्म हो जाएगी। अब क्या होता है, यही लॉजिक लैपलेस ने लगाया। लैपलेस ने कहा ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर का, मतलब जो वेव का, ये बहुत फास्ट चल रही है वेव, साउंड वेव। अब साउंड वेव अगर फास्ट चल रही है तो उसको टाइम नहीं मिलता हीट डिसिपेशन का। किसका टाइम नहीं मिलता? हीट डिसिपेशन का। इसलिए प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होगा, क्या होगा? एडियाबैटिक होगा। मतलब बीच में सच में कंप्रेशन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एडियाबैटिक, बहुत फास्ट हो रहा है। उस वजह से वो कैसा हो रहा है? वो एडियाबैटिक इन नेचर है, इसलिए उसने एडियाबैटिक मान के किया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो सही आया एक्चुअल में। तो अगर आप मैथमेटिकली एडियाबैटिक मान के करें तो एडियाबैटिक की इक्वेशन ये नहीं होती अच्छे। इसकी एडियाबैटिक की इक्वेशन होती है PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और गामा क्या होता है? गामा बच्चे सुनो, गामा CP/CV का रेशियो होता है। CP/CV, गामा एक कांस्टेंट होता है। गामा इज, इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे, इसका रेशियो लेंगे 7/5 बच्चे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, गामा CP/CV का रेशियो होता है। अभी इसके ज़्यादा मत्था पच्ची मत पढ़ना, हमने आपको बताया है थोड़ा सा इसके बारे में। नहीं भी पता तो बस ये मान के चलना, गामा इज जस्ट कांस्टेंट। जस्ट क्या होता है? जो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। मतलब कुछ गैसेस मोनोएटॉमिक होती है, कुछ डायएटॉमिक होती है। मोनोएटॉमिक गैस मतलब कि जिसके मॉलिक्यूल में एक जो सिंगल एटम रहता है, अकेला रहता है, जैसे हीलियम। और डायएटॉमिक गैस कैसी होती है? जिनके दो मॉलिक्यूल एक साथ जोड़े में घूमते हैं, पेयर में घूमते हैं। और ट्राइएटॉमिक कौन होती हैं? जिनके 3 मॉलिक्यूल घूमते हैं। 3 ट्राइएटॉमिक गैस का कोई एग्जांपल दो। ओजोन और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम।
H2O इन फॉर्म ऑफ स्टीम वाटर वेपर। हाँ, जो भी बच्चे NO 3 तो बच्चे 4 मॉलिक्यूल हो गए ना, 3 ट्राइएटॉमिक। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना आपको? मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, ट्राई, इनके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है सबके लिए। तो जैसे इसको इधर देखो, इसको करेंगे सिंप्लीफाई। इधर देखो, डेल्टा P बाई P पावर बाहर आती है, गामा डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर जैसे ये आया था दोबारा से, ये पूरा वैसे ही, तो अच्छा यहाँ पे P की जगह गामा P आ जाता है। क्या आ जाता है? गामा P। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला पुट किया था यहाँ पर इस केस में, इससे कंपेयर किया था, इससे क्या करेंगे? कंपेयर। तो बल्क मॉडुलस की जगह क्या आ जाएगा? गामा P आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बल्क मॉडुलस की वैल्यू पुट करेंगे। बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या आ रही है? बल्क मॉडुलस की जगह क्या आ जाएगा? गामा P आ जाएगा। तो हम यहाँ पे P की जगह क्या पुट कर देंगे? पहले यहाँ पे बल्क मॉडुलस की जगह P आ रहा था, क्या आएगा? गामा P आ जाएगा। तो P और रो तो सेम ही है, पहले वाला ही है, प्रेशर ऑफ गैस, बट गामा जो है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। देखो अच्छा, गामा जो है मोनोएटॉमिक गैस के लिए अलग होता है, डाई के लिए अलग होता है, ट्राई के लिए अलग होता है। एयर में मोस्टली कौन सी गैस है? हम जो यहाँ बैठे हैं, कौन सी गैस है? अभी हम बैठे हैं तो 2 गैस ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी है दोनों नेचर की? मोनो या डाया? डाया है। नाइट्रोजन भी 2 होती है, N2, और ऑक्सीजन भी O2। तो अप्रॉक्सीमेटली जैसे आप डाया के लिए लो, तो डाया के लिए जो वैल्यू होती है अच्छे वो 7/5 हो जाती है। 7/5 मतलब 1.4। 1 इसकी वैल्यू जब पुट करते हैं तो करीब करीब जो आ जाता है आंसर 331 कितना है? 0.3, इतना आंसर आ जाता है। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। गामा की वैल्यू क्या आ जाती है? 7/5 फॉर डायटोमिक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और हम ये देखते हैं कि साउंड की जो स्पीड है वो एयर में किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा ना इस फॉर्मूले को दूसरी फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे। आमतौर पे साउंड की स्पीड जो एयर में होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा P बाय रो। गामा फॉर कॉन्स्टेंट CP/CV जो होता है हमारा, और P फॉर प्रेशर और रो फॉर डेंसिटी। अब क्या है कि अगर मान लो मैं इसे किसी और फॉर्म में लिखूँ या फिर टेम्परेचर वगैरह की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, PV = nRT। और मान लो हमको P बाय रो की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ गैस बाय मोलर मास। ठीक है, फिर मान लो हमको जैसे P बाय रो निकालना है, मतलब प्रेशर बाय डेंसिटी का रेशियो निकालना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ बच्चों हम इसको इधर ले जाते हैं, ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम वॉल्यूम को नीचे ले आते हैं। वॉल्यूम को इसलिए नीचे लाएंगे क्योंकि हमको मास बाय वॉल्यूम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डेंसिटी। अब इसको ले आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे आ गया। अब P की जगह P आ गया, मोलर मास की जगह मोलर मास आ गया। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। और R की जगह R आ गया और T की जगह क्या आ गया? T आ गया। इधर देखो बच्चे, अब हमको क्या चाहिए? P बाय रो। क्या चाहिए? P बाय रो। तो P बाय रो, एक काम करते हैं, रो को नीचे ले आते हैं, उसको नीचे ले आते हैं। P बाय रो किसके बराबर आ जाएगा? RT/m0। तो P बाय रो से क्या हुआ? P बाय को रिप्लेस कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? रिप्लेस। P बाय रो की जगह हम क्या लिख देंगे? जैसे गामा की जगह तो गामा आ जाएगा, P बाय रो की जगह क्या लिखा जा सकता है बच्चों? RT/m0। तो हमारे पास ये एक और फॉर्मूला बन गया जो दूसरी वैल्यूज की फॉर्म में है। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे NCERT के बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग अगर अभी बात करें आपसे, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो साउंड की जो स्पीड है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी? क्या प्रेशर पे डिपेंड करेगी? प्रेशर अगर चेंज हो जाए, क्या टेम्परेचर चेंज हो जाए इस रूम का? जैसे सर्दी में टेम्परेचर अलग होता है रूम का, गर्मी में क्या होता है? अलग होता है। तो क्या सर्दी में हम बात करते हैं और गर्मी में बात करते हैं, क्या साउंड की स्पीड सेम रहती है? क्या ह्यूमिडिटी अगर चेंज हो जाए, बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्या साउंड की स्पीड सेम रहेगी? तो इन फैक्टर पे देखते हैं। चलो चेक करके देखते हैं। पहला, प्रेशर पे डिपेंड करती है नहीं करती? तो आमतौर पे बच्चे जब फॉर्मूला देखते हैं तो बच्चे कहेंगे सर करती है, जबकि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर कैसे? फॉर्मूले में तो आ रहा है। इधर देखो बच्चे, रुको। ठीक है, तो प्रेशर पे डिपेंड करती है नहीं करती, वो हम ऐसे समझाते हैं कि जैसे मान लो अगर रूम का आप प्रेशर बढ़ा दोगे, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है बच्चे? अगर मान लो प्रेशर आप बढ़ाते हो और बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखते हो, मान लो टेम्परेचर वगैरह क्या रख रहे हो? कांस्टेंट रख रहे हो। लेट अस कंसीडर हमारे पास रूम है, आप प्रेशर तो बढ़ा रहे हो, मान लो हमको सिर्फ क्या चेंज करना है? प्रेशर करना है ना, बाकी तो कुछ बोला नहीं, चेंज नहीं करना। मान लो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। अब PV = क्या होता है? nRT। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वॉल्यूम कम हो जाएगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है?
डेंसिटी। चलो यहाँ नहीं, इस फॉर्मूले से देख लो। देखो जैसे मान लो ये फॉर्मूला है पी एम नॉट रो आर टी। मान लो आर क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट ही होता है। मोलर मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और मान लो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट। हम टेम्परेचर वगैरह सब कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अब अगर आप इस रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लो गैस चाहिए, चलो एक गैस है, आप उसको कंप्रेस करते हो। एक चैम्बर में एक गैस फिल्ड है, क्या कर रहे हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो। बाकी सारी चीज़ें आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर ये भी दुगना हो गया और ये भी दुगना हो गया तो 2 से 2 कट जाएगा। मान लो प्रेशर हो गया 2 पी और डेंसिटी होगी 2 रो, तो कट के फाइनली वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसका प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, नो चेंज। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या रहेगा, नो चेंज। वैसे भी देखो अच्छा, हम जब स्टडी करते हैं ना तो एक ही चीज़ का वेरिएशन स्टडी करते हैं एक टाइम में, बाकी चीज़ को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी हम वेरिएशन स्टडी करें, अच्छा इसको करेंगे तो क्या होगा, उसको करेंगे तो क्या होगा, जब जिस चीज़ का चेंज कर रहे होते हैं तो बाकी सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप इस चीज़ को भी चेंज कर रहे हो, उसको भी चेंज कर रहे हो, सबका एक साथ चेंज ला रहे हो, एक एक करके चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा। अब देखो जी, टेम्परेचर अगर सिर्फ हम टेम्परेचर ही चेंज करें, बाकी चीज़ें चेंज नहीं करें, टेम्परेचर चेंज करें, तो हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं, ये वाली। अब देखो अच्छा, यहाँ पर गामा क्या है, कांस्टेंट, एम मोलर मास क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि है तो भले ही रूट में बट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ती है। मतलब गर्मी में साउंड की स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी रिलेटिवली ज़्यादा। ऐसा माना जाता है अप्रॉक्सीमेटली 0.61 मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस पे बढ़ जाती है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ तो थोड़ी इतनी बढ़ जाएगी, हर डिग्री सेल्सियस पे इतनी साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। बट ये जो वैल्यू है पर डिग्री सेल्सियस के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्या है। अब ऐसा नहीं है ये 5-10 डिग्री 20 डिग्री तक के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं 100-200 पे। 100-200 लगाने से अच्छा अगर ऐसा कुछ दिया तो पूरा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, समझे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फर्स्ट वाला बता देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। थर्ड है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर मतलब जैसे मान लो ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि रूम में वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर ज़्यादा आ जाता है। अब देखो जैसे मान लो ये रूम है बच्चों, अब इस टाइम पे ह्यूमिडिटी कम है इस रूम की, तो इस टाइम पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी ज़्यादातर मोस्टली। बट होता क्या है कि जब ह्यूमिड डेज होते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर वेपर की संख्या मतलब H2O की संख्या भी दिखती है। अब होता क्या है, जब देखो अगर मान लो इस रूम में वाटर वेपर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो अगर ये बढ़ रहा है तो नाइट्रोजन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक साथ तो रह नहीं पाएंगे ना, रूम का स्पेस तो क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर वाटर वेपर बढ़ जाएगा तो जैसे मान लो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, उसको रिप्लेस कर देगा, मतलब वाटर की संख्या बढ़ जाएगी, इन मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो बाकी मॉलिक्यूल रिलेटिवली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि रूम का जो स्पेस है वो क्या है, फिक्स्ड है, उतने ही मॉलिक्यूल रह सकते हैं इसके अंदर। अब होगा क्या, जैसे अगर आप ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हो तो अब हम देखते हैं कि साउंड की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। अब ये बताना, मान लो वाटर मॉलिक्यूल अगर आता है तो इन दोनों में से किसी को रिप्लेस कर देता है, मान लो नाइट्रोजन को। अच्छा बता सकते हो इसका, इन दोनों का इसका मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, N2 का 28 पक्का 14 होता है ना, ठीक है 28 U। इसका कितना होता है 32। ओ सॉरी, हाँ ये 32। इसका कितना होता है सर वो 28 होगा। 28, ठीक। अच्छा ये बताओ H2O दिखने में तो बड़ा लग रहा है बट इसका मोलर मास क्या है, कम है। तो अगर वाटर वेपर बढ़ जाएगा, ज़्यादा वाटर वेपर होंगे तो ओवरऑल मोलर मास गैस का क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कम हो जाएगा, क्योंकि इसका कम है, वाटर वेपर बढ़ने से ये इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो कम हो जाएगा। अगर मोलर मास कम हो जाएगा तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ह्यूमिड मौसम में, मतलब जैसे बारिश के मौसम में साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब ये है कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, मतलब आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलेगा, बट चेंजेस देखने को मिलते हैं, समझे बच्चे। ह्यूमिड डे में साउंड की स्पीड ह्यूमिड डे में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है।